नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डीप फ्रीज़र के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से डीप फ्रीज़र मार्केट में आते हैं और उनका रोल क्या है आइसक्रीम के अंदर। आइसक्रीम को फ्रीज़ करने का क्या रोल है उसके अंदर। अगर उसके अंदर क्या कहते हैं, डीप फ्रीज़र में कोई कमी होगी तो आइसक्रीम में क्या दिक्कत आ सकती है हमारे। सबसे पहले कैटेगरी 1, जो मार्केट में सबसे पहले डीप फ्रीज़र जो मिलता है, आपने किराना शॉप के ऊपर कोई ब्रांड का रखा हुआ देखा होगा कि कोई भी ब्रांड अपना किराना स्टोर के ऊपर रख देता है, कोई भी ब्रांड अपना डीप फ्रीज़र, वो देखा होगा। और दूध वालों के पास देखा होगा, जो दूध उसके अंदर स्टोर करते हैं, पैकेट वाला दूध स्टोर करके रखते हैं, वो वाले डीप फ्रीज़र देखे होंगे। आमतौर पर ज़्यादातर यही डीप फ्रीज़र दिखाई पड़ते हैं मार्केट के अंदर। और ये कौन से डीप फ्रीज़र होते हैं, ये ग्लास, इनके ऊपर ग्लास भी लगा होता है, बिना ग्लास वाले भी होते हैं। बिना ग्लास वाले को चेस्ट डीप फ्रीज़र बोला जाता है और ग्लास वाले को ग्लास वाला डीप फ्रीज़र बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फोम होती है, पफ, जिसे पफ कहते हैं, पफ। जैसे आपके घर में फोम देखा होगा ना, मैट्रेस के अंदर पीले रंग वाली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट नहीं होती, रंग पीला ही होता है पर हार्ड होती है, पफ। और इसके अंदर दो तरह के डीप फ्रीज़र मिलते हैं, मैं बताता हूँ। एक तो सिल्वर कॉइल वाला, एल्युमिनियम की कॉइल होती है, और एक कॉपर की कॉइल वाला, जैसे तांबे की कॉइल होती है, पाइप होती है तांबे वाली। और आपने देखा भी होगा, आप अपने घर पे जो एसी लेने जाते हो तो आपको रेकमेंड किया जाता है कि एल्युमिनियम वाली पाइप वाला एसी मत लो, और जो कॉपर की पाइप वाला है वो वाला लिया जाना चाहिए एसी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कॉपर जो एल्युमिनियम की पाइप का होता है, जिसके अंदर एसी हो चाहे डीप फ्रीज़र हो, वो कुछ समय के बाद उसमें अपने आप छेद होने शुरू हो जाते हैं पाइप के अंदर ही, क्योंकि उसकी लाइफ ही उतनी है। 5 साल 6 साल के बाद अपने आप ही उसके अंदर छेद होने शुरू हो जाते हैं। अगर बढ़िया क्वालिटी का पाइप होगा तो 8 से 10 साल भी चल सकता है, उसके बाद अपने आप ही छेद होने शुरू हो जाते हैं। और जो कॉपर है, कॉपर के अंदर 50 साल के बाद भी उसके अंदर छेद नहीं होते, ये उसकी खासियत है। महंगा जरूर मिलता है मार्केट में, आपने देखा होगा, आपने अट्रैक्ट हो जाते होगे कि ये सस्ता है, ये वाला ब्रांड सस्ता है, ठीक है ना। तो क्या पता उसके अंदर कॉपर की ना हो, एल्युमिनियम की कॉइल हो, तो इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है, आप खुश भी हो जाते हो कि सस्ते में मिल गया हमें। तो सस्ते में तो जरूर मिल गया, पर आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या पता वो 5 साल के बाद जाके खराब हो जाए, छेद हो जाएंगे, दोबारा वो रिपेयर नहीं होते। डीप फ्रीज़र बदलना ही पड़ता है, जितना मर्जी जोर लगा लो। और उसके अंदर पफ होती है, पफ का काम क्या है डीप फ्रीज़र के अंदर। अगर डीप फ्रीज़र के अंदर पफ नहीं होगी तो क्या होगा, डीप फ्रीज़र में कूलिंग होल्ड नहीं हो पाएगी, कूलिंग मेंटेन नहीं होगी। जैसे ही आपकी लाइट गई 1 घंटे के लिए तो आइसक्रीम मेल्ट होने शुरू हो जाएगी, कोई भी सामान रखा होगा वो कम ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये रोल है, पफ का बहुत बड़ा रोल है डीप फ्रीज़र के अंदर। अगर कोई ब्रांड आपने मार्केट में देखा, कोई ब्रांड आपको सस्ते में दे रहा, पफ भी कम होगी उस डीप फ्रीज़र के अंदर, और एल्युमिनियम की कॉइल होगी। तो आप जब भी परचेज करने जाएं डीप फ्रीज़र तो पूछा करो कि इसके अंदर पफ कितने इंची हो, 6 इंची ज़्यादा बढ़िया, 9 इंची हो और बढ़िया है। जिस डीप फ्रीज़र के अंदर 6 से 9 इंची हो, बहुत बढ़िया डीप फ्रीज़र है। कॉपर की कॉइल होनी चाहिए और बढ़िया है। वो डीप फ्रीज़र जरूर महंगे मिलेंगे, पर एक बार आप खरीद कर भूल जाओगे, आपके पैसे वसूल हैं। और इसका क्या काम है आइसक्रीम के अंदर। आइसक्रीम के अंदर इसका ये काम है कि आपने कोई बैच फ्रीज़र से निकाली आइसक्रीम, गाढ़ी करके उसको मटेरियल बैच फ्रीज़र के अंदर डाला और सॉलिड फॉर्म में आइसक्रीम बाहर निकाल के डीप फ्रीज़र के अंदर रखोगे। अगर आपका डीप फ्रीज़र बढ़िया कूलिंग नहीं करता होगा तो उसमें क्रिस्टल भी आ जाएंगे। ये मत सोचो कि मेरे पास होमोलाइज़र है या कंटिन्यू फ्रीज़र है तो आपका डीप फ्रीज़र अगर बढ़िया कूलिंग नहीं करता, इन दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी आपके आइसक्रीम में क्रिस्टल आ जाते हैं।
ये मैंने देखा है। जैसे आप किराना शॉप के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड रख देते हैं, आइसक्रीम पार्लर वालों को दे देते हैं डीप फ्रीज़र, कभी घटिया कंपनी का दे देते हैं, बढ़िया कूलिंग नहीं करता। मैंने खुद अभी थोड़े दिन पहले आइसक्रीम बहुत बड़े ब्रांड की खाई। मैंने जब उस एक कप खाया 10 रुपये वाला, जब मैंने कप का ढक्कन हटाया, सामने क्लियर नज़र आ रहा था उसके अंदर आइस है, एकदम पानी पानी अलग होकर ऊपर आया हुआ था उसके, एकदम क्लियर नजर आ, आँख से देखने पर पता लग रहा था। ये किस कारण है? इस कारण है कि उसका डीप फ्रीजर बढ़िया कूलिंग नहीं करता होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो उसके अंदर पर लाइट गई चल गई हो, उसके डीप फ्रीजर जहाँ जिस एरिया में है कुछ टाइम के लिए 2 या 3 घंटे के लिए चली गई हो, बढ़िया पफ ना लगी हो उसके अंदर, तब भी उसके अंदर आइस आ सकती है। ये मत सोचो कि मैंने जिस ब्रांड का खाया बहुत बड़ा ब्रांड था, ये मत सोचो कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक सारा प्लांट लगा हुआ, तब भी आइस आ गई। बहुत बड़ा काम है डीप फ्रीजर का। फिर जब तक आपकी फ्रीजिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी आइसक्रीम जितनी मर्जी आप उसके पहले बहुत बढ़िया टेक्सचर हो, उससे पहले बहुत बढ़िया आपने मटेरियल, चाहे फुल आधा दूध आधा क्रीम भी डाल दोगे ना आप अपने आइसक्रीम के अंदर, आपका फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा नहीं है तो आइस आएगी आएगी। जितनी मर्जी क्रीम डाल दो, पूरी क्रीम से भी बना लो, तब भी उसमें क्रिस्टल आएंगे आएंगे। ये मत सोचो कि हमने पूरी क्रीम से बना लिया अब आइस क्रिस्टल आएंगे, नहीं आएंगे अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा ना होगा। देखा एक डीप फ्रीजर क्या काम कर सकता है कि आपके ऑटोमेटिक प्लांट को भी फेल कर सकता है। आइसक्रीम में बहुत चीज़ें ध्यान से समझनी और सीख के आके आगे इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि उठा के जो मर्जी डाल दो और बस अपने आप बन जाएगी। घर पे क्यों नहीं बनती आइसक्रीम? उसका कारण यही है कि आपने जब बीट कर रहे हो आइसक्रीम को, उस समय भी आपकी कूलिंग बढ़िया नहीं होती। उस समय आपकी कूलिंग इतनी होनी चाहिए कि आप बीट करते करते वो जम जानी चाहिए। दूसरा, जब आप बीट कर रहे हो उस समय आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, उसको उठाकर आप अपने घर के फ्रिज के अंदर रख देते हो तो क्या होता है, उस समय हीट शॉक हो जाती है। जब आपने आइसक्रीम बीट की उस समय टेम्परेचर कुछ और था, उस समय टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री था या 15 डिग्री था, आपने उसके अंदर रख दी तब टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, तो उससे हीट शॉकिंग हो जाती है। जैसे गर्म सर्द आप बोलते हैं ना, गर्म सर्द वैसे हो जाती है, तो उससे आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। यही कारण है घर पे आइसक्रीम नहीं बनती है, ठीक है ना। अब बीटिंग के समय भी ऐसा कोई इक्विपमेंट लेके आओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आओ जो बीट करते करते उसको जमा दे, उसके बाद आप बढ़िया सा डीप फ्रीजर खरीदो, उसके अंदर रखो, तो देखो आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं आएंगे। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। मार्केट में डीप फ्रीजर मिलते हैं, ये बहुत 2-3-4 कंपनियां ही बनाती है ज़्यादातर, इससे ज़्यादा कंपनियां नहीं मैंने आज तक अभी तक नहीं देखी। 3 से 4 ही कंपनियां मार्केट में हैं जो ग्लाइकोल वाले, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल डीप फ्रीजर। जो पहले मैंने बताया पफ और एल्युमिनियम की कॉइल और तांबे की कॉइल वाला, वो वाला हल्का डीप फ्रीजर होता है, वो 30 से 40 किलो का होता है, ठीक है ना। तो ये जो मैं ग्लाइकोल वाला डीप फ्रीजर बता रहा हूँ ये भारी होता है, 100 किलो से ऊपर ही जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर पफ भी होती है और इसमें एल्युमिनियम की कॉइल नहीं मिलेगी आपको, तांबे की ही कॉइल मिलेगी। और ये पफ भी इसके अंदर थोड़ी मोटी ही डली होती कंपनी में, ये महंगे होते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें वो आपको 35,000 तक लास्ट हो जाएगा आपका, 570-80 लीटर का डीप फ्रीजर 35,000 में आराम से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी ब्रांड का हो। अगर उसने अपनी कॉस्ट कटिंग की होगी, कम पफ डाली होगी या एल्युमिनियम की कॉइल डाली होगी, तो वो सस्ता में मिल जाएगा, 25-30 हज़ार 22,000 में मिल सकता। जो ग्लाइकोल वाला है, ग्लाइकोल वाला महंगा ही मिलेगा हमेशा, 20 से 25,000 रुपया दूसरे से महंगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉपर की पाइप होगी और पफ भी बढ़िया डाली होगी, और इसके अंदर ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल डाला जाता है जिसके कारण इसका वजन हैवी होता है, उठाने में भारी लगता है। ग्लाइकोल को आधा पानी आधा ग्लाइकोल को मिक्स करके ही डीप फ्रीजर के अंदर डाला जाता है।
और इस ग्लाइकोल क्या करता है कि जब आप मार्केट से परचेज करके घर पे लेके आते हो या अपने शॉप पे लेके आते हो डीप फ्रीज़र, तो क्या होगा उसके अंदर आपको, आप हिलाओगे ना डीप फ्रीज़र को, एक साउंड आएगी पानी जैसी। वो ग्लाइकोल और पानी होता है ना, वो अभी जमा हुआ नहीं है। जैसे उसको वो प्लग पे लगा के इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तो 48 घंटे में वो जम जाएगा। वो पानी जो आपको सुनाई पड़ रहा है वो ग्लाइकोल और पानी आपस में जम जाएगा। और ये क्या होगा कि ये आपको कूलिंग ज़्यादा समय तक देगा। 24 घंटे अगर आपकी लाइट ना आई तब भी आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी। 24 घंटे से ऊपर भी हो जाएगा तब भी आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी। इसमें इतनी पावर है, क्योंकि ग्लाइकोल एक बारी जम जाता है ना तो वो मेल्ट बड़ी मुश्किल से होता है। 2 से 3 दिन लग जाते हैं पूरा मेल्ट होने में। जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक आपको कूलिंग वो देता रहेगा। आपके डीप फ्रीजर के अंदर कूलिंग बरकरार रहेगी। जो पहला डीप फ्रीजर है जिसके अंदर पफ होती है, खाली ग्लाइकोल नहीं होता, विदाउट ग्लाइकोल वाला, तो उसमें क्या होता है, उसमें टेम्परेचर 3 से 4 घंटे अगर बढ़िया पफ लगी हो उसके अंदर तो वो 6 से 7 घंटे। मेरे पास पड़ा हुआ बढ़िया पफ वाला बिना ग्लाइकोल वाला, वो इतना ही टाइम निकालता है, ज़्यादा टाइम नहीं निकालता। 6 से 7 घंटे अगर लाइट हमारी इधर चली जाए तो बाद में आइसक्रीम मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर जब दोबारा आइसक्रीम जमेगी उसमें क्रिस्टल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइकोल वाले में ये समस्या नहीं है। ग्लाइकोल वाले में 24 घंटे तक भी लाइट नहीं आएगी तब भी माल हार्ड रहता है। मैंने देखा, मेरे पास ग्लाइकोल वाला भी है, वो भी मैंने देखा हुआ कि 24 घंटे तो बत्ती आए ना आए, लाइट आए ना आए, कोई टेंशन ही नहीं हमें रहती है। हम आराम से बेफिक्र रहते हैं। जो मेरे पास दूसरे वाले हैं बिना ग्लाइकोल वाले, उसमें हमें बहुत समस्या आनी शुरू होती है। हम बार बार कंप्लेंट लिखाना शुरू कर देते हैं बिजली ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में कि भैया लाइट कब आएगी कब आएगी, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएंगे। बार बार हमें कॉल करनी पड़ती है वहाँ पर। तो हम ये ध्यान रखते हैं 6 से 7 घंटे में हमारी लाइट आ जाए। तो ये दोनों में आप फ़र्क हो गया। ग्लाइकोल वाले का भी पता लग गया, ग्लाइकोल वाला महंगा मिलेगा। ग्लाइकोल वाला बढ़िया से बढ़िया ब्रांड भी 55,000 में 570, 550 या 525 लीटर वाला 55,000 तक मिल जाता है आराम से। इससे ऊपर नहीं जाता है कोई भी ब्रांड का, ठीक है ना। अब तीसरी कैटेगरी जिसको लैब में, लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, लैब वाले जो केमिकल रखते हैं वो यूज़ करते हैं। उनका टेम्परेचर कितना जाता है, उनका टेम्परेचर -45, -48, -80, 60 माइनस में, ठीक है ना, -120, -200 इतना तक चला जाता है। और जो ग्लाइकोल वाला है उसका टेम्परेचर कितना जाता है, -20 से -25, -30-35 तक। और जो पफ वाला -18 से -20 तक बस। जो जिसमें विदाउट ग्लाइकोल है -18 से -20 बस, इससे ऊपर नहीं जाता उसका, इससे डाउन नहीं जाएगा वो, -25 कभी भी नहीं जाएगा। ग्लाइकोल वाले में चला जाएगा, ठीक है ना। जो लेबोरेटरी वाले होते हैं डीप फ्रीजर, ये सबसे लो टेम्परेचर में जाते हैं। और इसमें अगर आप जैसे बैच फ्रीजर में आइसक्रीम निकाल, आपने आउटपुट निकाला, बैच फ्रीजर में से आइसक्रीम निकाल के आप रख दोगे, वो बहुत जल्दी जमा देंगे आपको। जो लेबोरेटरी वाले हैं डीप फ्रीजर, ये फटाफट आपकी आइसक्रीम को 2 से 3 घंटे में जमा देंगे। जो ग्लाइकोल वाला है वो आपकी आइसक्रीम को जमाएगा 6 घंटे में जमा देगा आराम से। और जो पफ वाला वो 8 घंटे 9 घंटे ले जाता है आराम से, क्या पता 10 घंटे भी ले जाता है। कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो तो 10 घंटे भी ले जाता है। तो जो लेबोरेटरी वाला वो जल्दी माइनस में चला जाता है, बहुत माइनस में चला जाता है। उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे -40 से 45 उसका रेट 1 लाख से ऊपर होता है। और जैसे 80, 60 इसका 2 लाख तक चला जाता है। और 120 का 7 लाख, 8 लाख, -200 डिग्री, 200 डिग्री 12 लाख से भी ऊपर चला जाता है। ये बहुत महंगे होते हैं। और मैं डिफरेंस बताता हूँ। जो पफ वाला होता है बिना ग्लाइकोल वाला, बिना लेबोरेटरी वाला, तो उसमें जब आपने आइसक्रीम बनाई जैसे 10 लीटर दूध की,
10 लीटर दूध को आपने बैच फ्रीजर में डाला, 20 लीटर बन गया ओवर रन करके। 20 लीटर होने के बाद जब आपने उसको जमाने के लिए रख दिया, आज बनाई, अगले दिन आपने फिर 10 लीटर दूध गर्म करके फिर उसका एक बैच बना के रख दिया, तो क्या होगा, जो पहले वाला बैच है तो वो ढीला होना शुरू हो जाएगा। ये पफ वाले डीप फ्रीजर में कमी है। तो उसका सलूशन क्या है कि आप एक दिन गैप डाल दो, 2 दिन रुक के फिर दूसरा बैच बनाओ, या फिर आपके पास कोई स्पेयर है, कोई स्टैंड बाय पड़ा हुआ है डीप फ्रीजर, तो तो जो जमा हुआ माल है तो आइसक्रीम है उसको निकाल कर उस डीप फ्रीजर में ट्रांसफर कर दो और नया बैच अगले दिन बना सकते हो। ग्लाइकोल में ये समस्या नहीं मिलेगी आपको। ग्लाइकोल में आपको आज आपने एक बैच बनाया, कल फिर आपने 10 लीटर छोड़ो 20 लीटर 30 लीटर का भी बैच बना दिया, पहले वाला बैच वाला जो आइसक्रीम है वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो लेबोरेटरी में, ये मुझे नहीं पता, लेबोरेटरी वाले जो डीप फ्रीजर होते हैं, लैब में जो डीप फ्रीजर उसके अंदर पफ होती है या ग्लाइकोल होता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि मैंने एक बारी मैं अपना डीप फ्रीजर लेने गया था शॉप वाले जो डीप फ्रीजर बेचते हैं, तो शॉप वाले ने मुझे बोला, दुकानदार ने मुझे बोला कि भैया, मैंने उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे -48 या -60 वाला डीप फ्रीजर चाहिए। उसने बोला भैया आप इतने पैसे खर्च कर लोगे? मैंने कहा बोलो कितने? वो कहता 2 लाख रुपया। मैंने कहा नहीं भैया इतना नहीं मैं खर्च करूँगा। कहता इतने में ही आते हैं, मिल जाएंगे आपको। उसने कंपनी भी बताई मुझे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जिस दिन हमारे पैसे होंगे उस दिन वो भी खरीद के देखेंगे। पर मैंने उससे ये भी पूछा कि वाकई में ये उतने में जाते हैं? कहते अगर नहीं जाते होंगे तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, कि अगर हमने आपको बोला -45 पे जाएगा तो -45 पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। कंपनी इसी के चार्ज ले रही है कि आपसे 2 लाख रुपये ले रही है, किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए ले रही है कि ये इतना लो टेम्परेचर में जाता ही है, ठीक है ना। तो आइसक्रीम को ये मत सोचो कि आपके पास बढ़िया होमोलाइजर है या प्रेस्चराइजर है, एजिंग वेट है, या आपके पास वो है कंटिन्यू फ्रीजर है, ठीक है ना। ये मत सोचो कि इसके बावजूद आपकी आइसक्रीम में आइस नहीं आ सकती है। अगर आपकी फ्रीजिंग सही नहीं है, इन चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं है। आपके ऑटोमेटिक प्लांट की भी कोई वैल्यू नहीं। मैंने उदाहरण दिया ना कि मैंने खुद खाई है इतने बड़े ब्रांड की, उसमें भी आइस क्रिस्टल थे। तो उसका डेनमार्क का प्लांट था उस कंपनी का। तो क्या फ़ायदा उस प्लांट का जब आपने शॉप की जो जहाँ पर भी आप अपनी आइसक्रीम भेज रहे हो उसको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ग्लाइकोल वाला डीप फ्रीजर, तो आपके इतने बड़े प्लांट लगाने का क्या फ़ायदा? तब भी उसके अंदर क्रिस्टल बन रहे हैं। आइस क्रिस्टल आँख से देखने से पता लग रहा था, खाने की बात छोड़ दो, दूर है, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। वो मत सोचो कि आइसक्रीम में हर चीज़ ज़रूरी है। आइसक्रीम बनाने के लिए हर मशीनरी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, हर निगरानी देख रेख में बनती है, तब जाके प्रॉपर एक आइसक्रीम बनती है। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलनी होगी या मिलेगी, आप परचेज करने जाओगे तो मेरी रेकमेंडेशन है कि आप ज़्यादातर ग्लाइकोल वाला ही लो, डीप फ्रीजर बढ़िया ब्रांड का लो, ठीक है ना। और आपको पफ वाले और ग्लाइकोल वाले डीप फ्रीजर के फ़ायदे और नुकसान भी बता देता हूँ आपको, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। जो पफ वाला है जिसके अंदर ग्लाइकोल नहीं है, विदाउट ग्लाइकोल वाला है डीप फ्रीजर, उसमें क्या है कि वो डीप फ्रीजर आप तब परचेज करो जब आप मेट्रो सिटी में रहते हो, ठीक है ना। अगर मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हो, जहाँ पर गांव में रह रहे हो, वहाँ पर लाइट कभी जाएगी, लंबे टाइम तक जाएगी, तो बिना ग्लाइकोल वाले में क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा आपका माल। जो भी आपने प्रोडक्ट रखा होगा, आइसक्रीम हो या कुछ और हो, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये बड़े बड़ी मेट्रो सिटी में जहाँ लाइट कम जाती है वहाँ पर बिना ग्लाइकोल वाला डीप फ्रीजर चल जाएगा। और क्या है, इसको 24 घंटे चला ही रखना पड़ता है, इसको कभी बंद नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्या पता कब किस समय लाइट चली जाए, तो ये सरवाइव कर पाएगा 3 से 4 घंटे या 7 घंटे तक, बस इससे ज़्यादा नहीं सरवाइव कर पाएगा,
ठीक है ना। जो ग्लाइकोल वाले के फायदे मैं बताता हूँ क्या है डीप फ्रीजर के। ग्लाइकोल वाले में ये फायदा है आपको कि चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हो या नहीं रहते हो तब भी उसमें क्या फ़ायदा होगा, या नहीं रहते हो तब भी उसका क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो तो गांव में रहते हो, आपने ग्लाइकोल वाला परचेज किया है डीप फ्रीजर, तो आपने आइसक्रीम रखी है या कुछ और प्रोडक्ट रखा है, लाइट एक दिन के लिए नहीं आती, 7 घंटे के लिए नहीं आती, 2 दिन के लिए नहीं आती, आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। ये फायदा। अगर लगातार आपके गांव में बिजली है, आपने परचेज कर लिया, आप सोच रहे हो कि भैया मैं बिना ग्लाइकोल वाला ही परचेज कर लेता अच्छा है, पर आपने मेरे ज़्यादा पैसे लग गए हैं तो मैंने ग्लाइकोल वाला यूज़ परचेज कर लिया, मुझसे गलती नहीं होगी, बहुत बढ़िया चीज़ खरीद लिया आपने। ये मत दिमाग में सोचो अगर लाइट आपके गांव में प्रॉपर भी है, आपने प्रॉपर गांव में लाइट है, अगर उसके अंदर ग्लाइकोल वाला आपने खरीद लिया है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है आपको। क्या करना है आपको, 12 घंटे चलाना है, 12 घंटे बंद। ग्लाइकोल वाले में यही फायदा है कि 10 घंटे चला लो या 12 घंटे चला लो, उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, या नहीं कहीं व्यापार नहीं करना, जैसे कोई छोटा हाथी में लेके चला जाता है, कोई ई रिक्शा पे रख के जहां मर्जी आइसक्रीम बेचने के लिए अगर लेके जा रहे हो, जहां मर्जी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। उसको 10 से 12 घंटे चार्ज कर लो और उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे चलेगा वो बिना बिजली के भी। ये फायदा है, 12 घंटे चलाया, 12 घंटे की बिजली बच गई। मेट्रो सिटी के वाले को भी यही फायदा है कि बड़े बड़े शहरों में जो रहता है ग्लाइकोल वाला, उसने परचेज कर लिया है तो उसको बहुत बेनिफिट है। 12 घंटे चलाया, जैसे उसने पार्लर अपना ओपन किया भैया 11 बजे या 12 बजे ओपन किया, रात को 11-12 बजे उसने बंद कर लिया, अपने पार्लर को ओवर करके चला गया, तो ओवर करने के समय वो अपने डीप फ्रीजर को बंद करके चला जाए, सुबह तक आएगा तो पत्थर की पत्थर आइसक्रीम मिलेगी उसको, बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी। कोई भी सामान रखा हुआ वो बिल्कुल जैसा रखा है वैसा ही मिलेगा उसको, जैसे उसने चलता हुआ छोड़ा था बंद करने के बाद भी वैसा ही हार्ड मिलेगा उसको। ये बेनिफिट है। देखो जो माइनस ज़्यादा लेबोरेटरी वाले डीप फ्रीजर है वो उतना कोई खरीद पाएगा नहीं पाएगा, पता नहीं। अगर उसका भी बेनिफिट है, उसमें भी ज़्यादा लाइट जाने के बाद अगर उसके अंदर ग्लाइकोल होगा तो बहुत टाइम तक वो टिकेगा, वैसा ही जैसे ग्लाइकोल वाला टिक रहा है, ठीक है ना। अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपके जितने भी सवाल होंगे वह अब सामने आके आपको जवाब दिया करूँगा आपको, कि आपको जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो मुझे, मैं वीडियो बना के अब आपको सामने से रिप्लाई कर दिया करूँगा। अब आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन है कि माल्टोज क्या है, जीएमएस क्या है, सबके वीडियो बनेंगे, आपको बताया जाएगा, प्रॉपर वे में बताया जाएगा कि कैसे ये होता है कैसे नहीं होता है, इसका क्या काम है क्या नहीं काम है, आइसक्रीम में क्या रोल करते हैं क्या नहीं। जैसे आज मैंने बताया ना कि डीप फ्रीजर का क्या रोल है, वैसे ही हर चीज़ का रोल बताएंगे कि इसको आइसक्रीम में इसका रोल क्या है क्या नहीं है, इसको नहीं डालेंगे तो क्या होगा, कि डालोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।